सूडान में लगातार सिविल वॉर चल रहा है। सूडान में भूखमरी और महंगाई आसमान छू रही है। आज़ादी के बाद से सूडान में अब तक 6 बार तख्तापलट हो गया है। तो लोगों के लालच के कारण ये तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। इस तबाही और सोने की खदानों के बीच में भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। वेलकम बैक दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सूडान देश के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये देश पिछले कुछ सालों से लगातार आग की पट्टी की तरह जल रहा है और क्यों यहाँ लगातार हिंसक घटनाएं होती जा रही हैं और लोग रोजी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी आबादी 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। सूडान की सीमा 7 देशों से लगती है जिनमें इजिप्ट, लीबिया, चाड, साउथ सूडान, इरिटिका, इथोपिया आदि आते हैं। इस देश को मानो शुरुआत से ही कोई अभिशाप लगा हुआ हो, क्योंकि इस देश के लोगों की किस्मत में सुख शांति तो है ही नहीं। चलिए शुरुआत से ही समझते हैं। दोस्तों 1 जनवरी 1956 को सूडान देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ ही सूडान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के बीच में मार काट की जंग जारी थी। इसके बाद 1969 में पहली बार तख्तापलट हुआ और जाफर मोहम्मद निमेरी को राष्ट्रपति बना दिया था। इसके बाद 1986 में सादिक अल महदी सूडान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 साल बाद ही 1989 में उम्र हसन अल बशीर ने आर्मी की मदद से फिर से तख्तापलट कर दिया और 1989 से उम्र हसन अल बशीर ही राज करने लगे। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सूडान में उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के बीच संबंध बहुत ही खराब होते जा रहे थे और नतीजा ये हुआ कि 2011 में दक्षिणी सूडान को एक अलग देश बना दिया गया और फिर नागरिकों ने सोचा कि अब तो सुख शांति से रह सकेंगे, लेकिन उनका ये अनुमान गलत हो गया। साल 2013 में एक अर्धसैनिक बल RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स का गठन किया गया, जो केवल कुछ गिने चुने बड़े लोगों के इशारे पर ही चलती थी। दोस्तों 2019 तक उम्र हसन अल बशीर ने सूडान पर लगभग 30 सालों तक राज किया, 30 सालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे और 2019 में सेना और RSF ने मिलकर सरकार का तख्तापलट कर दिया और आर्मी ने देश पर कब्जा कर लिया और मांग ये थी कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बने और आम आदमी को भी मतदान देने का हक मिले। लेकिन सभी की मांगों को पूरा करते हुए और जब तक कि 2023 में चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिए सिविल नेता अब्दुल्ला हमदोक को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया और यह समझौता हुआ कि 2023 के चुनाव से देश को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह व्यवस्था, यह समझौता भी लंबे समय तक नहीं चल सका और 2 साल बाद आर्मी द्वारा अक्टूबर 2021 में फिर से तख्तापलट कर दिया जाता है और जो प्रधानमंत्री बने हुए थे उनकी सरकार को गिरा दिया जाता है और उनकी जगह सूडान के सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं और मोहम्मद हमदान डगलो को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में जो सिविल वॉर चल रहा है, जो हिंसक और गोलीबारी मारकाट हो रही हैं, वो इन दोनों लोगों, एक तो राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति, इन दोनों के सत्ता पर कब्जा करने की लालसा और आपसी मतभेद के कारण ही हो रही हैं और इसी कारण से पूरा सूडान देश आग की लपटों में जल रहा है। इनके आपसी मतभेद का मेन कारण तो ये है कि सरकार को जिस काम के लिए आर्मी को भेजना चाहिए था वहाँ पर भी RSF को भेज देती थी और धीरे धीरे RSF का दबदबा आर्मी से भी ज़्यादा हो गया। इसके अलावा RSF के ऊपर शुरुआत से ही नागरिकों पर दबाव बनाने, हिंसात्मक कार्य करने और सामूहिक कुकृत्यों के कारण बहुत सारे आरोप लगे हुए थे, इसलिए नागरिक RSF के कार्य से रुष्ट थे। तो आर्मी को लगा कि कहीं RSF हमें रिप्लेस ना कर दे, कहीं हमारी जगह न ले ले, इसलिए RSF को सेना में शामिल करने के लिए आर्मी ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसीलिए बार बार मांग होती थी और RSF और आर्मी के रिश्ते लगातार खराब होने लग गए। वर्तमान में जो सेना प्रमुख है राष्ट्रपति, उनका मानना है कि RSF को सेना में तत्काल मिला
लिया जाए और देश को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन जो आरएसएफ के प्रमुख थे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमदान डगलो, उनका मानना है कि सेना में विलय होना चाहिए, लेकिन 10 साल बाद, और वो भी उनकी देखरेख में। बस यही कारण है आपसी मतभेद का, और अपनी पर्सनल दुश्मनी की कीमत पूरा देश चुका रहा है। यहाँ एक और देश की सेना के साथ राष्ट्रपति हैं तो दूसरी ओर आरएसएफ के साथ उपराष्ट्रपति, और दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और मेन कारण है जो देश में इतना हाहाकार फैलाने में सबसे मेन मुद्दा है, वो है सोने की खदानें। आज भले ही सूडान एक गरीब देश बना हुआ है और करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कड़वा सत्य यह है कि अफ्रीका में सोने की खदानें सबसे ज़्यादा सूडान में ही है। सूडान के पास इतना सोना है कि यहाँ के नागरिकों की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि सोने पर भी कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही अधिकार है, और सोने के निर्यात से जो पैसा आता है उसको भी कुछ भ्रष्ट लोग ही रख लेते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूडान की हालत दिन प्रतिदिन खराब से खराब होती जाएगी। आज हालात ये हैं कि सूडान की राजधानी खार्तूम पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सूडान के लगभग 250 से ज़्यादा शहर और कस्बे बिल्कुल हिंसात्मक घटनाओं से घिरे हुए हैं, और लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज देश के अंदर की सेना और आरएसएफ एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जिधर देखो उधर केवल तबाही, आसमान में उड़ती मिसाइलें, बार बार गोलीबारी और लोगों की बेमौत हत्या से हर नागरिक के मन में डर घुस गया है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सूडान में फसलें बर्बाद कर दी गई हैं और महंगाई आसमान छू रही है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। इस संकट पर काम करने वाले डच थिंक टैंक के अनुसार अगर सूडान में खाद्य पदार्थों की लगातार कमी बनी रही तो अगले कुछ ही सालों में 1 करोड़ लोगों तक की मौत हो सकती है। सूडान के पड़ोसी देशों की नज़र में सब कुछ है, लेकिन सब देश अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कुछ देश तो सेना का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ देश आरएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और यह हिंसात्मक जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सूडान की हालात दिन प्रतिदिन खराब से और ख़राब होती जा रही हैं। इसके बावजूद भी दुनिया की नज़रें इस पर नहीं गई हैं। अगर जितनी जल्दी हो सके सूडान को कोई सहायता नहीं मिली तो बहुत ही जल्द इस देश का पतन हो जाएगा, क्योंकि इस पर विदेशी रण भी बहुत चढ़ गया है। दोस्तों, आपकी राय में सूडान की सहायता के लिए दुनिया भर के देशों की सरकारों को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो मिस ना हो।